हेलो सभी को। हेलो। जस्ट मुझे एक दो लोगों ने कहा था पीएनसी के रिवीजन का, और पहले भी कुछ लोगों ने बोल रखा था, तो आई जस्ट ऑर्गेनाइज्ड अ क्लास। मैंने कहा ठीक है, इस बहाने क्लास भी हो जाएगी, थोड़ा फ्लो भी बन जाएगा। कुछ लोग अगर घर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो शायद मे भी पॉसिबल की थोड़ा रूटीन बन जाएगा इससे। सो लेट्स हैव अ क्लास। तो भाई मैंने तो ऐसा कुछ प्लान किया नहीं है, आप लोग मतलब टॉपिक में जीरो तो है नहीं, तो अब आप बताइए अपन कैसे क्या करें, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस मुझे कराने चाहिए। जो 12th वाले बच्चे हैं उनको मैं बताता हूँ डिस्कशन क्लास का, या तो मैं आज रख दूंगा रात को इफ पॉसिबल, अगर मेरे को एक दो पेपर निपटाने वो अगर मैं निपटा पाया तो, नहीं तो फिर मैं उसको परसों शाम को रखूंगा, है ना। MWF में मेरे को थोड़ा सा इशू रहता है, तो अपन देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ मतलब मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं बता ही दूंगा। आप लोग अपने पहले टॉपिक सजेस्ट कर दो अगर मुझे लगेंगे कि वो, हाँ मतलब ओके। सर्कुलर बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट। चलो मैं आपसे टॉपिक करके पूछता जाता हूँ, अगर आपको उसमें लगे कि हाँ सर ये इशू क्रिएट करता है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोच के मत बताओ कि सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, वो अलग चीज है। इन जनरल अगर आपको वो चीज परेशान करती है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले तो कमिटी प्रॉब्लम्स जो होते हैं, कमिटी प्रॉब्लम्स क्या मुझे लेने की जरूरत है क्या? कमिटी प्रॉब्लम्स लोग सेलेक्ट करना बेसिकली। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेलिंग मी नो। स्टिल इसके अलावा भी मैं कुछ क्वेश्चंस का पीडीएफ बना दूंगा, अगर मुझे लगता है हर टॉपिक में देखो कोई ना कोई बच्चा तो हाँ बोल ही देगा, मुझे पता है। सो इफ सच पीपल आर वेरी लेस तो मैं फिर उसका एक पीडीएफ बना के क्वेश्चंस का आपको भेज दूंगा, दैट विल डेफिनेटली सर्व एज अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, फिर उसके बाद में अरेंजमेंट वाले जो प्रॉब्लम होते हैं वो पीएनसी के क्वेश्चन में कहाँ जरूरत है, कितना सारा तो मटेरियल वाइब्रेंट में ऑलरेडी है। डीपीपीज हैं, ब्लैक बुक ऐश, लाइट चली गई जिससे नेट स्विच हुआ है। ठीक है भाई, कैन यू हियर मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मामला। हाँ ठीक है, आवाज वगैरह तो आ रही है। इधर मुझे चैट में कोई मैसेज नहीं आ रहा, तो प्लीज अगर आपको आवाज आ रही तो मुझे बता दीजिए। आ रही है, ठीक है। ठीक है, तो इन पर मैं क्वेश्चन दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है ना। जैसे कम्युनिटी प्रॉब्लम, अरेंजमेंट प्रॉब्लम से मैं इसीलिए टॉपिक लिख रहा हूँ ताकि मैं टॉपिक वाइज ही आपको हर टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, तो इट विल बी गुड प्रैक्टिस फॉर यू, है ना। सो डोंट बॉदर अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कम्स ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के बारे में थोड़ा बताइए। ग्रुपिंग लेना चाहिए, ठीक है, ग्रुपिंग काफी लोगों को डाउट है, ठीक है। नहीं, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं ग्रुपिंग के बारे में, तो लेट अस लुक एट ग्रुपिंग फर्स्ट, ठीक है। ग्रुपिंग, आई एम नॉट गोइंग इनटू बेसिक डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग की, मतलब सब कुछ मैं जीरो से समझा रहा हूँ, मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ विच विल रिवाइज समथिंग, और जो कॉमन एरर्स होते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली ग्रुपिंग में क्या होता है, देखिए बेसिकली ग्रुपिंग इज नॉट, आप इसको अलग से टॉपिक की तरह मत काउंट कीजिए, आप इसको सिलेक्शन प्लस रिजेक्शन समझिए। मैंने आपको पढ़ाते टाइम में यही बताया होगा, अगर आपके बैच में मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं कुछ वर्ड्स बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिए। ग्रुपिंग को आप ऐसे मत सोचिए कि अपने एक नया प्रोसेस कर रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट एज सिलेक्शन प्लस रिजेक्शन। हम एनसीआर लगाते हैं, एनसीआर लगाने से एन में से 8 चीजें सेलेक्ट हो जाती है, उनका एक ग्रुप बन जाता है।
और जो चीजें रिजेक्ट हो जाती है उनका दूसरा ग्रुप बन जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे बोलता है कि 7 चीजों को 3 और 4 के ग्रुप में बांटो, ठीक है, ये ग्रुपिंग जो होती है वो डिफरेंट चीजों के लिए होती है, आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना, ये डिफरेंट आइटम्स के लिए होगी, आइटम्स आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए। तो अगर कोई मेरे को बोलता है कि यार 7 चीजों को 3 और 4 के ग्रुप में बांटो, तो मैं क्या करूंगा, 7 लगा दूंगा। 7 में से 3 चीजें मैं ले लूंगा अपने हाथ में, उनका एक ग्रुप बन गया, और जो पीछे 4 रह गए उनका दूसरा ग्रुप बन गया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास में 7 चीजें थी A1 से लेके A7, मैंने 7 में से 3 उठा ली, मान लो A1 A2 A3 आ गई, ऑब्वियस बात है पीछे क्या रह गया, A4 से लेके A7। या मान लो A1 A4 A5 आ गया, पीछे बाकी की रह गई। या A2 A3 A7 आ गया, पीछे बाकी की रह गई। तो आप देख सकते हैं जितने तरीकों से मैं 7 में से 3 चीजें सेलेक्ट कर सकता हूँ, उतनी तरीकों से मैं 7 चीजों की ग्रुपिंग भी कर सकता हूँ 3+4 में। क्योंकि जब मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ तो एक प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रहा है, विच इज रिजेक्शन। सो द आइडिया ऑफ टेलिंग यू एंड टीचिंग यू लाइक दिस इज कि अपने को एक प्रॉपर अच्छा सा फॉर्मूला मिल जाएगा, और वो फॉर्मूला हमारी हेल्प करेगा आगे के लिए। अब हमेशा हम इस तरीके से नहीं करेंगे कि 7 में से 3 चीजें उठाई, पीछे 4 बाकी रह गई। हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला आ जाने वाला है जो आप लोग जानते भी हैं, तो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। वो फॉर्मूला ये बेसिकली, अगर 7C3 को खोलेंगे तो आप जानते हैं क्या आता है, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, विच इज अ वेरी इवन लुकिंग फॉर्मूला। 7 चीजों को 3 4 में बांटा, तो 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ये बेसिकली ग्रुप्स बनाने के तरीके हो गए। अब कोई मुझे बोलता है कि इन ग्रुप्स को 2 लोगों में बांटना भी है, तो मैं एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल भी कर दूंगा बाद में, पर उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो वो ग्रुपिंग में काउंट नहीं हो रहा, ग्रुपिंग बस यहाँ तक हो गई है, 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तक। बांटने का काम बाद में करेंगे। अब जैसे मान लो कोई आपको बोलता कि 8 चीजों को 1 2 5 में बांटना है, तो अपन इसी प्रोसेस को एक्सटेंड कर देते हैं कि 8 में से 1 उठा लो, फिर उसके बाद में 7 में से 2 उठा लो जो बच गई हैं, और फिर 5 में से नेचुरल सी बात है 5 उठाना पड़ेगा, तो ये 3 ग्रुप बन जाएंगे। अगर अपने इसको खोल के लिखें तो कितना आंसर आएगा अपने पास में, नेचुरली आप जानते हैं आंसर का फॉर्मेट, ये ऐसा आएगा 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय, तो खैर 1 है, फॉर्मेलिटी है, ये कट जाएगा, ये तो खैर कट ही गया आपस में, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो या कंफ्यूजिंग सिनेरियो कहाँ बनते हैं वो आप लोग जानते ही हैं। व्हाट इज दैट सिनेरियो, जब ग्रुप्स इक्वल साइज के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 8 को 4 4 में बांटना होता, नाउ थोड़ा बहुत अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, नाउ 8C4 इज नॉट राइट, 8C4 डजंट वर्क। आप ये नहीं बोल सकते सर 8 में से 4 चीजें ले लो उनका ग्रुप बन गया, बच्चे भी 4 का दूसरा ग्रुप बन गया। सर क्या इशू है, अभी देखते हैं इशू। जब आप 8 में से 4 चीजें उठाते हैं, तो अपन एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए आपके पास में 8 चीजें हैं, तो 4 एक तरफ आ जाती हैं, A1 A2 A3 A4, बाकी 4 एक तरफ चली जाती हैं। और आपको समझ में आ ही गया होगा, कभी कभी 8C4 में इधर कौन सेलेक्ट हो जाएगा, A5 A6 A7 A8, और बाकी 4 उधर चली जाएंगी। तो आप देखो ये जो 2 तरीके हैं, ये एक ही तरीका है एक्चुअली, जो 2 बार काउंट होके आ जा रहा है। कौन सी 4 सेलेक्ट हुई और कौन सी रिजेक्ट हुई, इससे 2 ग्रुप्स बन जा रहे हैं, जबकि वो ग्रुप्स हम जानते हैं रियलिटी में सेम ही है। ये 4 एक तरफ, वो 4 एक तरफ, या ये 4 एक तरफ, वो 4 एक तरफ, क्या फर्क पड़ता है। तो ये चीजें पिछले वाले केस में क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने ग्रुप्स डिफरेंट साइज के लिए थे। पर जैसे ही ग्रुप्स आप सेम साइज के लेते हो, तो आपको एक एडिशनल फैक्टर लगाना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल का, विच विल नलीफाई दिस। सर 2 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि 2 ग्रुप्स हैं जो रिपीट होके आएंगे बार बार। इसी तरीके से मान लो अगर कोई मुझे बोलता 8 को 2 2 2 2 में बांटना है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अपना आंसर लिखते हैं 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और अब हम ये रियलाइज करते हैं कि जैसे सोचो A1 A2 इधर, A3 A4 इधर, A5 A6 इधर, A7 A8 इधर, तो अब आप मुझे बताओ कि ये ग्रुप कितनी बार रिपीट होके आएगा, कैन यू टेल मी, वॉट एवर कम्स टू योर माइंड। 4 बार, 4 फैक्टोरियल बार, 4 बार रिपीट होके आएगा, 4 फैक्टोरियल बार रिपीट होके आएगा, 4 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट होके आएगा एक्चुअली। क्यों, आप सोचिए ना, 4 चीजों को एक लाइन में जमाने के कितने तरीके होते हैं, 4 फैक्टोरियल। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 4 थिंग्स इन अ रो इज 4 फैक्टोरियल। तो आप देखो यही वाला अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल टाइम्स आएगा। कैसे, A1 A2 इधर बैठा है, A3 A4 इधर ही बैठा है,
A5 A6 और A7 A8 का ग्रुप अपन ने स्विच कर दिया। आप समझ गए होंगे बात को, 4 लड़कों को 4 कुर्सियों में बिठाने के तरीके हो गए। तो अब हम ये रियलाइज करते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज रिपीटिंग 4 फैक्टोरियल टाइम्स, लेट अस डिवाइड दिस आंसर बाय 4 फैक्टोरियल। सो दिस इज द सिंपल रूल, जितने ग्रुप्स का साइज सेम है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो एंड यू आर डन विद द प्रॉब्लम। जैसे कि कोई आपको बोलता है 9 चीजों को 3 3 3 में बांटो, तो हम आंसर देंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। फिर हम रियलाइज करेंगे कि यार ये 3 ग्रुप इक्वल साइज के हैं, तो 3 फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड कर। इन सबको मैं कंक्लूड कर देता हूं। इससे हो क्या रहा है, जब अपन बोलते हैं इतने वेज हैं, इससे क्या हो रहा है, 3 बंडल तैयार हो जा रहे हैं। 3 बंडल मतलब A1 A2 A3 3 चीजें एक तरफ एक बंडल में, A4 A5 A6 का एक बंडल, A7 A8 A9 का एक बंडल। We are making bundles of things. That is what is happening here. ठीक है। अब अगर कोई मुझे बोलता है कि यार ये तो तुमने ग्रुपिंग कर दी, डब्बे बना के रख दिए, मान लो इन 3 डब्बों को 3 लड़कों में बांटना भी है, तो ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, 3 लड़के मान लो या 3 कुर्सियां मान लो, हर कुर्सी पे एक लड़के का नाम लिखा है, तो 3 डब्बों को 3 कुर्सियों में बिठाने के तरीके 3 फैक्टोरियल हो जाएगा एक्स्ट्रा। वो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है, तो वो क्वेश्चन में लेते। आपको समझा? अपन क्वेश्चन में आते हैं, इस पे ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ये मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो ग्रुपिंग होता है वो डिफरेंट चीजों के लिए लगता है, आइडेंटिकल के लिए नहीं। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 डिफरेंट थिंग्स करना है among 4 people, everyone getting at least 1। करिए जरा ट्राई। क्या क्या केस बनेंगे सोचिए। तो मैं जो एक फाइनल इसमें बात बोलूंगा, कभी भी आपको बांटने का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ना बांटें, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ना करें, पहले ग्रुपिंग फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फॉर्मेशन ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वेरी गुड। एक बच्चे ने बिल्कुल सही बोला है, या तो 1 1 2 2 करेंगे या फिर क्या करेंगे 1 1 1 3। क्या और कोई केस पॉसिबल है क्या, सोच लो। नहीं पॉसिबल है। आप समझ पा रहे हैं, 1 1 2 2 या 1 1 1 3। इसको सिस्टमेटिक बनाने के लिए मन में ऐसे सोचा करो कि सबको एक एक तो दे ही दिया, बची 2 चीजें, तो या तो 2 अपन किसी एक ही बंदे को दे डालेंगे या एक एक करके दे देंगे। आप समझ रहे हैं बात को? चलो आंसर लिखते हैं इसका, 1 1 2 2 का आंसर लिखते हैं। What would be the answer of 1 1 2 2? It would be 4 factorial by 1 factorial whole squared, 2 factorial whole squared। ये क्यों आया आपको पता ही है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। सो ये आएगा। अब नीचे देखो 2 बार 2 फैक्टोरियल आएगा, ये सबको समझ में आया कि ये क्यों आया। ये न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं अपन, ये न्यूट्रलाइजिंग दिस, है ना। 2 ग्रुप इक्वल्स है इसके, 2 और ग्रुप इक्वल्स है इसके, इस तरीके से करेंगे। अब मेरे पास में 4 डब्बे तैयार हो गए हैं, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, और 4 लड़के मेरे सामने खड़े हैं। 4 बॉक्स को 4 लड़कों में बांटने का तरीका 4 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर है? ठीक है। सो इफ आई write this process is what? This process is group formation, and this process is what? Group distribution, group formation and group distribution। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। जो नेक्स्ट लैम्डा में लिख रहा हूँ नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि वहां पे जगह नहीं है। तो 6 चीजों को पहले 1 1 1 और 3 में बांट दिया, फिर एक 3 फैक्टोरियल आएगा इस बार क्योंकि 3 ग्रुप का इक्वल साइज है, और फिर बांट दिया।
ये आपका फाइनल आंसर। क्या क्लियर है अभी सभी लोगों को? ओके अब इस क्वेश्चन को करने का एक गलत तरीका भी है जो कि जनरली कई सारे बच्चे करते हैं। इट इज अ वेरी पॉपुलर वे विच कम्स इनटू माइंड। तो उसमें क्या गलती है मैं पहले आपको बता देता हूँ, तो उसको आप देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, ये कहीं ना कहीं आपको काम आए। ठीक है, so see this is what happens to you know to a lot of students sometimes. सर आपने लैम्डा क्यों ऐड किया? अरे दो आंसर आएंगे ना, वो जगह नहीं थी लिखने की, इसको लैम्डा लिख के नीचे लैम्डा का वैल्यू लिख दिया। अरे जैसे यहाँ पे लिखा वैसे एक और आंसर भी आने वाला था ना 1113 के लिए, उसका आंसर मैं नहीं लिख पा रहा था तो यहाँ लिख दिया। चलो एनीवे, अब देखो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं जो कि एक गलत तरीका है। ठीक है कि सर 6 चीजों को अपने को 4 लोगों में बांटना है, सबको एक एक तो देनी है, तो सर आप सबको एक एक तो पहले दे ही दो। कैसे सर? 64 into 4 फैक्टोरियल कि सर एक एक तो दे दो सबको सर ना, गिव 1 to each। अब सर इससे देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, क्योंकि सर अब 2 चीजें बची अपने हाथ में और 4 लोगों को बांटना है, मिस्टर ABCD। ठीक है, तो अपन बोलेंगे सर हर चीज को बांटने के 4 तरीके, तो 4 स्क्वायर आ गया, 4 into 4। आप समझ रहे हैं? हर चीज को बांटने के 4 तरीके, एवरी रिमेनिंग थिंग। कोई मुझे बताएगा इसमें क्या गड़बड़ है? ये तरीका गलत है, तो मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या गलती है आप लोग मुझे कुछ शेयर करेंगे, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। ये नहीं करने का है। ठीक है, रिपीटेशन हो गया बिल्कुल। नहीं किसी के पास में नहीं। कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं कि किसी के पास 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा जब मैंने सबको एक एक पहले ही दे दिया ऑलरेडी, तो कैसे आ जाएगा? ग्रुपिंग नहीं हो रही, ये भी गलत आंसर है। एक आंसर सही आया है, अरेंजमेंट 2 बार हो जाएगा, तो 2 बार तो नहीं कह सकते, पर हम मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल रिपीटेशन आएगा, 2-3 लोगों के आंसर सही आए हैं बिल्कुल। अब क्या गड़बड़ी होगी मैं आपके सामने एग्जांपल समझाता हूँ। अगर हम और इसको सिस्टमेटिकली बोले तो अरेंजमेंट हो जाएगा, जो कि किसी ने लिखा भी है। अरेंजमेंट हो जाएगा, किस ऑर्डर में हमने चीजों को दिया है वो भी, उसको भी इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, जबकि नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि आप सोचिए, मान लीजिए मैंने 6C4 से A1 A2 A3 A4 6 चीजें मेरे पास में, और मिस्टर ABCD है। मैंने मिस्टर ए को A1 दे दिया, इसको A2 दे दिया, इसको A3 दे दिया, इसको A4 दे दिया। क्या मुझे बताइए कभी कभी ऐसा होगा? 6C4 into 4 फैक्टोरियल। और मान लीजिए फिर जब मैंने 4 स्क्वायर किया कि हर बची हुई चीज को बांटने के तरीके 4 into 4, तो कभी कभी मिस्टर ए के पास में A5 A6 और पहुंच जाएगा, तो इनके पास ओवरऑल ये गया और बाकियों के पास A2 A3 A4 A गया। जबकि कभी कभी 64 into 4 फैक्टोरियल में क्या होगा, मिस्टर ए को पहली बार में A5 फिर A2 A3 A4 मिल गया इन सबको, और जो बचाव 4 स्क्वायर किया, तो मान लो बाकी की दोनों चीजें मिस्टर ए के पास ही चलेगी। तो आप देखिए मिस्टर ए को वापस वही मिल रहा है, तो ये वाला जो केस है रिपीट हो जा रहा है, ऑर्डर को इंपॉर्टेंस मिल जा रही है, विच शुड नॉट हैपन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, दैट्स कूल। सो दिस वाज अबाउट ग्रुपिंग। हाँ, अब मुझे बताइए अगला सर्कुलर परम्यूटेशन। क्या आप लोगों को कोई क्वेश्चन लेना चाहिए सर्कुलर परम्यूटेशन पे? ठीक है ठीक है, लेट अस लुक एट सर्कुलर परम्यूटेशन। इट्स वेरी सिंपल। मैं 2 तरीके से आपके सामने ये चीजें रख रहा हूँ, आपको जो तरीका ज्यादा रिलेटेबल लगे आप उसको यूज कर लिया करें। ठीक है, ठीक है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन का क्या होता है बेसिकली? देखो, सर्कुलर परम्यूटेशन में 2 तरीके से हम सोच सकते हैं। एक तो ये है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं होता बेसिकली, है ना, मतलब जो पोजीशंस होती है वो रिलेटिव होती है एक दूसरे के। अगर मैं आपको एक अरेंजमेंट बना के देता हूँ ABCD, तो आप किसी को फोन करके बता नहीं सकते कि ए कहाँ बैठा है। आप समझ रहे बात को? अगर यही लोग लाइन में बैठे होते ना, तो आप किसी को कॉल करके बोल सकते हो कि ए लेफ्ट से पहली कुर्सी पे बैठा है, तो लेफ्ट एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया।
जबकि सर्कल में देयर इज नो सच थिंग एज लेफ्ट और राइट। अगर क्वेश्चन में जानबूझ के पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्रिएट कर रखा है लाल कुर्सी हरी कुर्सी, तो फिर वो क्वेश्चन सर्कुलर नहीं रह जाएगा। मान लो कुर्सियों का कलर ही अलग अलग है, रेड ब्लू ग्रीन येलो, तो फिर वो सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर सब कुछ अनबायस्ड है, कहीं पे भी कोई मार्किंग नहीं है कुर्सी पे, सब कुछ एक जैसा है, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं रहता। सबको समझ में आएगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक खाली कुर्सी होती है, आइडेंटिकल 4 उस पे कुर्सियां लगी हुई है टेबल पे, और जब मिस्टर ए घुसते हैं तो मिस्टर ए के पास बैठने के कितने तरीके होते हैं? सिर्फ एक। क्यों एक तरीका? क्योंकि वो कहीं पर भी बैठ जाए उसको एक ही तरीका माना जाएगा। आप किसी को भी बता नहीं सकते कि वो कहाँ बैठे हैं। वो जहां वो वाली बात हो गई, हम जहां बैठते हैं वहीं से लाइन स्टार्ट होती है। आप समझ रहे हैं बात को? वो जहां बैठेगा वहीं से अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा ना, ही विल एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब जब दूसरा बंदा बैठेगा, मान लो मैंने मिस्टर ए को यहां बिठा दिया, अब जब बी बैठेगा तो आप मुझे बता सकते हैं बी के पास बैठने के कितने तरीके हैं? कैन यू टेल मी हाउ मेनी वेज ऑफ सिटिंग बी हैज? बिल्कुल, बी के पास बैठने के अब 3 तरीके आ गए। क्यों 3 तरीके आ गए? 2 क्यों बोल रहे हैं कुछ लोग? 3 तरीके आ गए ना। या तो वो ए के राइट से पहली कुर्सी पे बैठ जाए, या दूसरी कुर्सी पे, या तीसरी कुर्सी पे। क्योंकि एक बार मिस्टर ए बैठ गए तो अब सब कुछ नंबर हो चुका है। अब अपन किसी को फोन करके बोल सकते हैं मिस्टर बी को कि तुम जाके और मिस्टर ए के लेफ्ट में पहली कुर्सी पे बैठ जाए, दूसरी पे, तीसरी पे। आप सोचो अगर एबीसीडी चारों अलग कमरे में होते जहां कुर्सी नहीं है, आप मिस्टर ए को कॉल करके बोलते कि जाके कुर्सी पे बैठ जाओ, तो आप उसको बता पाती क्या कौन सी कुर्सी पे बैठ जाओ? है ना कि सर वो ए का 1 क्यों लिखा? क्योंकि आप उसको फोन करके बता ही नहीं पाओगे कहाँ बैठना है। आप उसको जाके बोलोगे यार बैठ जाओ कहीं पे भी। पर जब आप बी को फोन करोगे तो आप बोल सकते हो भैया ए जहां बैठा ना उसके राइट से पहली कुर्सी पे या लेफ्ट से पहली कुर्सी पे बैठ जाओ। कहने का मतलब एक बार एक भी बंदा बैठ गया, या एक बार एक भी निशान बन गया कुर्सी पे, निशान कलर भी हो सकता है, नंबरिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर बाकी का प्रॉब्लम सर्कुलर नेचर का नहीं रह जाता। अब फिर बी के पास बैठने के 3 तरीके, फिर 2, फिर 1। तो जो लाइन में 4 फैक्टोरियल आंसर आया करता था वो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल आंसर आया करेगा, जिसको हम 4 - 1 लिखा करेंगे ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए कि सर्कल में क्वेश्चन चल रहा है। तो कहने का मतलब n लोगों को लाइन में बिठाने के तरीके कितने हुआ करते थे? n फैक्टोरियल। जबकि n लोगों को सर्कल में बिठाने के तरीके कितने हो जाएंगे? n - 1 का फैक्टोरियल। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? दिस इज अ सिंपल फैक्ट। ये एक तरीका है सोचने का, ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। इसको एक और तरीके से फील करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से उसके बाद तो सभी को फील आ जाएगा। चलिए, तो आप इसको देखिए। मैंने आपको जब पढ़ाया होगा तब भी ये बताया होगा, अगर आप मुझसे नहीं पढ़े तो इसलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इस चीज को। मैं आपके सामने सर्कल के 4 अरेंजमेंट बना रहा हूँ और करस्पॉन्डिंग लाइन के अरेंजमेंट भी बना रहा हूँ। किसी को लगेगा अरे सर आप कह रहे हो मिस्टर ए के पास बैठने के एक ही तरीका है, सर मुझे तो 4 लग रहे हैं सर, कि ऊपर बिठा दो या नॉर्थ ईस्ट वेस्ट या साउथ। चलो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि भैया इसको लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो एबीसीडी आएगा। मान लेते हैं पहली पोजीशन है। हर पोजीशन के करस्पॉन्डिंग में लाइन में अरेंजमेंट बना रहा हूँ। आप देखिए उनका रिलेटिव ऑर्डर सेम रख रहा हूँ, ए के बाद बी, उसके बाद सी, फिर डी। तो आप देखिए वो सेकंड कुर्सी पे बैठा है इस बार सर्कल में, तो मैंने लाइन में सेकंड कुर्सी बना दी है। अब आप जरा मुझे बताइए जो मैं राइट साइड में लाइन के अरेंजमेंट बना रहा हूँ वो अलग अलग है कि सेम है? लाइन वाले की बात कर रहा हूँ। द अरेंजमेंट्स ऑफ लाइन विच आई हैव ड्रॉन आर दे सेम और डिफरेंट? वो डिफरेंट है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुर्सी में बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है कौन कहाँ बैठा है। आप किसी को भी फोन करके बता दोगे कि अरेंजमेंट 1 और अरेंजमेंट 2 में क्या फर्क है, पर आप मुझे बताओ कि जो लेफ्ट में सर्कल में मैंने अरेंजमेंट बनाए हैं क्या वो आइडेंटिकल है कि डिफरेंट है? बिल्कुल, ये तो डिफरेंट है, पर आप किसी को फोन करके इनके लिए नहीं बता पाओगे कि ये अलग अलग है। आप सोचो ना, आप अरेंजमेंट 1 को अरेंजमेंट 2 के कंपैरिजन में कैसे अलग करके बताओगे? आप बता ही नहीं सकते, बिकॉज पोजिशंस आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव टू ईच अदर। या हम यूं कहें कि एक्चुअली आप अगर फील कर पा रहे हैं इस चीज को, तो वो लोग वहीं बैठे हैं, मैं अलग अलग जगह से जाके पेपर पे अरेंजमेंट बनाता हूँ। एक बार में ए के पीछे खड़ा हो गया, एक बार में ए से 90 डिग्री पे, एक बार ए से 180 डिग्री पे, एक बार ए से 270 डिग्री पे। तो जब मैं पेपर पे अरेंजमेंट बना रहा हूँ तो 4 लग रहे हैं, बट इन रियलिटी एक ही अरेंजमेंट है।
तो सर इससे फिर क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि मैं बोलूंगा कि अगर लाइन में 4 लोगों को बिठाने के तरीके कितने होते हैं? 4 फैक्टोरियल। तो सर्कल में कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4। 4 से डिवाइड कर दो। क्यों 4 से डिवाइड कर दो? क्योंकि हर 4 अरेंजमेंट मिलके एक सर्कल का अरेंजमेंट दे पाएंगे। सो आंसर विल अगेन बिकम 3 फैक्टोरियल, या जो हम लिखना पसंद करते हैं। क्या सबको बात समझ में आ रही है? कूल। ओके, सो एक क्वेश्चन अपन सर्कुलर अरेंजमेंट पे बनाते हैं जिसमें आप ये काम करना। तो 2 बातें मैं आपको वापस से रिकॉल करवाना चाहूंगा, विच इज द की पॉइंट। एक बात तो ये कि भैया कोई भी यहाँ पर रेफरेंस नहीं होता है, पोजीशंस रिलेटिव होती हैं, और एक बार एक भी बंदा बैठ गया तो प्रॉब्लम जो है वो लीनियर नहीं रह जाता। आफ्टर रेफरेंस हैज बीन क्रिएटेड, प्रॉब्लम बिकम्स लीनियर, लाइन का प्रॉब्लम हो जाता है, नो मोर सर्कुलर। क्वेश्चन आते हैं अपन, 4 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं, सर्कल में बिठाइए, नो 2 बॉयज टुगेदर। हाँ, मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी इंटेंशन नहीं है, मैं इतने कम टाइम में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करवाना चाहूंगा, अदरवाइज अपन कम टॉपिक कवर कर पाएंगे। उसके लिए I'll arrange something else। मैंने आपको बोला मैं क्वेश्चंस दे दूंगा आपको, तो डोंट बॉदर अबाउट इट। कुछ डिस्कशन कर लेंगे, कुछ मैं क्वेश्चंस दे दूंगा। आप पहले कंसेप्ट सीख लीजिए, फिर जो पर्टिकुलर तरह के प्रॉब्लम्स हो प्रैक्टिस से आ जाएंगे और डिस्कशन से क्लियर हो जाएंगे। ओके ओके, बताइए कैसे करेंगे इसको। ये गैप मेथड का सवाल है, इट्स अ वेरी रेगुलर प्रॉब्लम, आप लोग जानते ही हैं। 4 बॉयज और 6 गर्ल्स को, लाइन में भी अपन ये काम करते थे, गैप मेथड लगा के बॉयज को सेपरेट करना है। तो वेरी गुड। सिद्धेश, तुम्हारा आंसर काफी सही है। हाँ, अब तुम्हारा आंसर, हाँ तुम्हारे आंसर में एक चीज मिसिंग है बच्चे, बाकी सब कुछ ठीक है। सब लोग एग्री करते हैं कि पहले गर्ल्स को बिठा देना चाहिए? सब एग्री करते हैं? बिल्कुल। तो गर्ल्स को बिठाने के तरीके 6 - 1 फैक्टोरियल, गर्ल्स का अरेंजमेंट। क्यों? बिकॉज यू नो कि 6 लड़कियों को एक सर्कल में बिठाने के तरीके 6 - 1 फैक्टोरियल है, सर्कल में -1 होता है। अब एक बार लड़कियां बैठ गई तो 6 लड़कियों में एक्चुअली 6 ही गैप बनेंगी, यह भी आप लोगों को पता होगा। सर्कल में जितने लोग होते हैं उतने गैप बनते हैं, और हमका 4 ही बॉयज को बिठाना है, तो हम अब 64 × 4 फैक्टोरियल कर देंगे बॉयज के लिए। क्या ये क्लियर है? ओके एक बच्चा क्या कर रहा है, टोटल माइनस ऑल बॉयज टुगेदर। बच्चे वो नहीं चलेगा, क्योंकि तूने टोटल माइनस ऑल बॉयज का केस माइनस किया है। तूने ये माइनस कर दिया जब सारे बॉयज एक साथ है, तूने वो माइनस नहीं करा जब 2 बॉयज एक साथ आ जाएंगे या 3 बॉयज एक साथ आ जाएंगे, है ना। ओके एक आखिरी चीज जो मैं सर्कुलर परम्यूटेशन में बताना चाहूंगा वो होता है नेकलेस का सवाल, या फूलों की माला का सवाल। गार्लैंड बनाते हैं अगर अपन, या रिंग बनाते हैं, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एक और ट्विस्ट आ जाता है जब लोगों की जगह आइटम्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, तो उस केस में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो जाते हैं। ये मेरे ख्याल से समझना आपको बड़ी बात नहीं है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। वेरी गुड। मैं आपके सामने 2 अरेंजमेंट बना रहा हूं। पहले तो आप मुझे बताओ कि अगर ये ABCD इंसान है, लोग हैं, तो ये अलग अरेंजमेंट है कि सेम अरेंजमेंट है? तो ये अलग अलग अरेंजमेंट है, आप समझ रहे हैं बात को। क्यों अलग अलग है? क्योंकि यहाँ पे मैटर करता है कि ए के राइट में कौन बैठा है, लेफ्ट में कौन बैठा है। ए अगर अपने राइट में झांक के देखेगा, एक बार उसको डी दिखेगा, एक बार उसको बी दिखेगा। आप समझ रहे हैं बात को। जबकि अगर ये ABCD लेटर से ये डायमंड्स होते अलग अलग कलर के, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेम नेकलेस है। आप एक बार नेकलेस को, हाँ एक बार इधर से देख रहे हो, एक बार उधर से देख रहे हो, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। कूल, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है,
तो दिस इज अबाउट ओके। थानेश्वर, इसको ऐसे सोच, तूने एक हाथ में नेकलेस पकड़ रखा है और तू अगर क्लॉकवाइज घुमा के देखता है तो डायमंड ए बी सी डी दिखता है। अब इसी नेकलेस को तू पलट देना 180 डिग्री हाथ में, समझ रहे तू? अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस को पलट दे, अब तेरे को वही एबीसीडी एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगे। तो तेरे पास नेकलेस तो एक ही है, पेपर पे वो अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, तो अपन बोलेंगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4 - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2। कोई आपको नेकलेसेस पूछे तो आप समझ गए ना बात को? कूल। रिकर्शन का कंसेप्ट बताने लायक कोई चीज नहीं है, क्योंकि अपने सिलेबस में इतना ज्यादा आता नहीं है। आज तक आईआईटी के अंदर 2 सवाल आए हैं सब मिला के। तो रिकर्शन इज नॉट समथिंग जिसको टॉपिक बना के पढ़ सकते हैं। इट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, मुझे तो पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, बट मैं रेलेवेंट चीजें पहले लेना चाहता हूँ, वो सब इररेलेवेंट चीजों में आ जाता है। चलिए, कई लोग मुझे बैगर्स कह रहे हैं मेथड। ठीक है, बैगर्स में तो मैं बताऊंगा ही। खैर हाँ, मैं टोटल सिलेक्शन से ही पूछ रहा है। टोटल सिलेक्शन किसी को पढ़ना है तो बता दो। टोटल सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थिंग्स एंड एटसेट्रा। अगर वो आपको इजी लगता है तो आई कैन मूव फॉरवर्ड बैगर्स तक, या मैं पहले वो बता दूंगा। ठीक है, सिलेक्शंस देख लेते हैं डेफिनेटली। तो बेसिकली सिलेक्शन जो होता है, मेरे ख्याल से सिलेक्शन तो आपको समझ में आ रहा होगा। डिफरेंट चीजों का सिलेक्शन तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है। अगर मैं आपको 4 अलग अलग अल्फाबेट्स देता हूँ, या मान लो ये क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शंस हैं या 5 ऑप्शंस हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि यार ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मोर देन 1 करेक्ट है, कितने तरीकों से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। तो आप इसको बोलोगे बिल्कुल आप लोग आंसर दे ही तो रहे, फिर मैं क्या ही बताऊं, आपको पता ही कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टिल मैं एक बार बता देता हूँ। तो आप बोलोगे सर या तो एक तरीका है कि सर क्वेश्चन में अपन कुछ भी टिक ना करें, 5C0, ये सर छोड़ दें इसको, लीव द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसने ये ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है ना, लीव इट। या सर एक ऑप्शन टिक कर देते हैं सर, या तो ए को टिक कर देते हैं, या बी को, या सी को, या डी को, या फिर सर 2 ऑप्शन टिक कर देते हैं। ऐसे करते करते सर 5 टिक कर देते हैं भगवान का नाम लेके। सो आपका आंसर आप जानते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर n निकल के आ जाएगा। अब इसमें अलग अलग वैरायटी बन जाती है। कोई आपको बोले कम से कम 2 ऑप्शन टिक करने ही है, तो आपकी कहानी 5C2 से स्टार्ट हो जाएगी वगैरह। अब इसमें हाँ, अब इसमें क्या होता है, मान लो 3 क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है। अब आप मुझे बताओगे कि इनको अटेम्प्ट करने के टोटल कितने तरीके हैं। इसको अटेम्प्ट करने के आप एग्री करेंगे 2 की पावर 4 वेज है। अगर हम क्वेश्चन में कुछ भी टिक नहीं करें उसको भी अटेम्प्ट मान रहे हैं तो एग्री करते हैं। फिर क्वेश्चन 2 को अटेम्प्ट करने के भी 2 की पावर 4, और क्वेश्चन 3 को अटेम्प्ट करने के भी 2 की पावर 4। तो आपका इसमें टोटल वेज कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 4 का होल क्यूब। आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग से देखना पड़ेगा। आप समझ रहे बात को? अब इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सिंपल हो गया कि अब सर आप तो ऐसा करो ना सर, आप तो ऐसा करो सर 12 ऑप्शन पढ़ो, एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी, और आप तो 12C0 से 12C12 लिख दो, तो 2 की पावर 12 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मान लो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता तो फिर चीजें थोड़ी सी बदल जाती। तो आपको इस मेथड का सिग्निफिकेंस समझ में आएगा, 2 पावर 4 2 पावर 4 2 पावर 4 का। मान लो मैं आपको बोलता कि इसमें कम से कम एक ऑप्शन टिक करना ही है, इसमें कम से कम 2 टिक करने, इसमें कम से कम 3 टिक करने। अब चीजें बदल जाएंगी। अब आपका 2 की पावर 12 वाला मेथड काम नहीं करेगा, अब एनसीआर की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप समझ रहे मेरी बात को? अब आप ये नहीं सोच सकते हर 12 ऑप्शन आप तो पढ़ो ना, 12 में से नन वन या मोड़ ले लो। अब आपको अलग अलग क्वेश्चन की कहानी लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन 1 की कहानी क्या लिखेंगे, 4C1 से लेके 4C4, ठीक है। फिर अपन बोलेंगे टास्क खत्म हो गया क्या, टास्क खत्म नहीं हुआ। फिर अपन सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे 4C2 से 4C4, और लास्ट पे आएंगे 4C3 प्लस 4C4। ये टोटल वेज हो गए अपने पास में। अब ये काफी स्मार्ट तरीका है कैलकुलेशन करने का। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो
पहला थॉट अपने मन में क्या, सर केस बना के करना पड़ेगा। अरे सर क्वेश्चन 1 में एक ऑप्शन टिक करना है ना, या तो ए या बी या सी, इतना जरूरत नहीं है। वो केसेस अपने आप बन गए। आप देखिए 4C1 4C2 से टकराया, 4C1 4C3 से, तो एक ये केस आया। क्या इंडिकेट कर रहा है ये इंडिकेट कर रहा है एक क्वेश्चन में कोई एक ऑप्शन टिक हुआ है, एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन टिक हुए हैं, थर्ड क्वेश्चन में 3 ऑप्शन टिक हुए हैं। तो सारे केसेस अपने आप बन के आ गए लाइक अ मशीन। आपको उसमें मैनुअल हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो मेरे ख्याल से आई कैन मूव ऑन। मैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स पे आता हूँ, है ना। तो आइडेंटिकल वाला काफी इंटरेस्टिंग होता है। कोशिश करते हैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेने की। मान लीजिए 4A 3B 3C और 2D है, आइडेंटिकल है, ठीक है। ये अलाइक है ना, ये अलाइक है, ये अलाइक है, ये अलाइक है। और कोई आपको बोलता है सेलेक्ट 4 ऑब्जेक्ट्स, सेलेक्ट 4 अल्फाबेट। तो अब आप क्या है ना, आप ये नहीं बोल सकते कि सर 4 3 7 और 3 10 और 2 12, कि सर 12 में से 4 ले लो। ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सारी चीजें अलग अलग नहीं है। और अब ये भी नहीं बोल सकते कि सर 12 चीजों में से 4 लेने का तरीका एक, अगर सारी आइडेंटिकल होती तो, पर वो आइडेंटिकल भी नहीं है। क्योंकि अगर 12 सारी की सारी एक जैसी है, तो 12 में से 4 चीज लेने का तरीका एक, काम ही खत्म हो गया। तो हमको केसेस बनाना पड़ता है। अब केस कैसे बनाते हैं? इट्स वेरी वेरी सिंपल। स्टार्ट फ्रॉम वन एक्सट्रीम, या तो चारों को डिफरेंट ले लो या चारों को अलाइक ले लो। डी फॉर डिफरेंट, ए फॉर अलाइक। अब एक एक करके मैं कम करता जा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। 4 डिफरेंट या 3 डिफरेंट 1 अलाइक, या 2 डिफरेंट 2 अलाइक, या 1 डिफरेंट 3 अलाइक, या फिर 0 डिफरेंट 4 अलाइक। ये सबको समझ में आया भैया? और केसेस आएंगे, पहले अपन इसकी बात करते हैं। एक कोने से स्टार्ट किया वन एक्सट्रीम से और दूसरे पे जाते गए। फिर अपन बोलेंगे अरे सर ये भी तो हो सकता है सर, 2 डिफरेंट 2 अलाइक की जगह 2 अलाइक 2 अदर अलाइक। आप समझ रहे हैं? डी किसके लिए है? डिफरेंट के लिए। ए किसके लिए है? अलाइक के लिए। ओ ए किसके लिए है? अदर अलाइक के लिए। अब आप देख लो और कोई केस बन रहा तो मुझे बता दो। इस केस का एक सब केस निकल के आ गया, 2 एक जैसे, 2 दूसरे भी एक जैसे। ये थोड़ा सा ट्रिकी काम होता है, ये आपको थोड़ा प्रेजेंट माइंडेडनेस के साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज इट कैन रियली ट्रिक यू, अदरवाइज देयर इज नो इशू। अच्छा, एक और चीज हम रियलाइज करते हैं कि यार ये वाला केस तो नॉनसेंसिकल है, इसका तो कोई केस बनता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? 3 डिफरेंट 1 अलाइक तो अपने फील के लिए लिखा था, ताकि एक सिस्टमैटिक अपने को गिरता हुआ केस मिलता जाए। 4 3 2 1 0। तो अपने पास में अल्टीमेटली 5 केस बचे, पांचों को सॉल्व करते हैं। ओके, मुझे पहले वाले का आंसर बताइए। कितने तरीकों से आप सिलेक्शन कर सकते हैं पहले वाले के लिए? आपके पास में 4A 3B 3C 2D है, और आपको 4 डिफरेंट तरह की चीजें लेनी है। हाउ मेनी वेज आर देयर? बिल्कुल, देयर इज ओनली वन वे, 4C4। क्यों? ये 4 आइटम्स हैं और एक एक आइटम हट का लेना ही पड़ेगा आपको। ओके, 2 डिफरेंट 2 अलाइक पे आते हैं। आप मुझे बताइए 2 डिफरेंट 2 अलाइक में पहले आपको क्या चुनना चाहिए, अलाइक की डिफरेंट? पहले अलाइक चुनना चाहिए, डिफरेंट नहीं चुनते, पहले अलाइक चुनना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं इसको भी अपन देख लेते हैं। पहले एग्जांपल से देख लेते हैं, छोटे एग्जांपल से। खैर अगर आप ये काम करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एग्जाम में आप अटक जाओगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा पहले डिफरेंट नहीं लेना था। मान लो मैं आपको बोलता हूँ ए बी बी से 2 अलाइक और 1 डिफरेंट लेना है। कितने तरीके? एक तरीका दिख ही रहा है। बट कोई बोलता नहीं सर पहले मैं तो एक डिफरेंट चुनूंगा सर। एक डिफरेंट चुनने के तरीके सर 2, या तो एक ए ले लो या एक बी ले लो। अब पता ही नहीं 2 अलाइक के लिए। अरे सर पता ही नहीं सर, क्या पता ए ले लिया तो अब 2 अलाइक तो बचे ही नहीं पीछे। आप समझ गए ना? तो पूरा ये गुरु गोबर हो गया। सबको समझ में आया ये? ओके, एक बच्चा पूछ रहा सर 2 डिफरेंट 1 अलाइक का केस क्यों हटा दिया? क्योंकि 1 अलाइक क्या होता है ना, एक अपने आप में कैसे अलाइक होगा ना। देयर इज नो सच थिंग एज 1 अलाइक, वी नीड एटलीस्ट 2 फॉर अलाइक ना। एनीवे, ओके, चलिए अब अपन अगले वाले पे आते हैं। 2 डिफरेंट 2 अलाइक के लिए पहले अपन अलाइक चुनेंगे। मुझे अलाइक चुनने के तरीके बताइए सब लोग।
कितने तरीके अलाइक चुनने के? वेरी गुड, 4 तरीके, या 4C1 भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, कुछ बच्चे 4C2 क्यों बोल रहे हैं? 4C1 बोलोगे ना। 4 टोकरियां आपके पास है, किसी एक टोकरी में हाथ डाल के 2 चीजें निकालोगे ना, 2 चीजें निकालने का तरीका तो एक ही रहेगा ना। Why are people telling me 4C2 या 6? 4C2 का क्या लॉजिक है? 4 टोकरियां हैं, किसी भी एक हम ये बोलेंगे, अब हम ये बोलेंगे कि ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ओके, अब हम बोलेंगे कि भाई ठीक है, अपन ने 4 में से एक चीज ले ली, मान लो एक ही टोकरी यूज हो गई, अब एक ही टोकरी बेकार हो गई अपने लिए। क्यों बेकार हो गई? क्योंकि उसमें से अपन ने 2 चीजें उठा ली। अब हमें 2 डिफरेंट लेना है, 2 डिफरेंट के तरीके बताइए। मान लीजिए 2A ले लिया फॉर एग्जांपल, अब मुझे 2 डिफरेंट लेने के तरीके बताइए। वेरी गुड, अब अपना आंसर आएगा 3C2। कि 3 में से 2 टोकरी में हाथ डालो, दोनों से एक एक चीज उठा लो। क्या सबको समझ में आ गया ये? ओके, देन अपन 1 डिफरेंट 3 अलाइक पे आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पहले 3 अलाइक चुनेंगे, तो एक सिंपल सा रूल आप आगे के लिए याद रखने, नहीं याद रखेंगे तो आप समझ जाएंगे, अटक जाएंगे एक जगह, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले अलाइक चुनते हैं। अलाइक में भी अगर ऐसा है कि एक की क्वांटिटी कम है, एक की ज्यादा है, 2 अलाइक 3 अदर अलाइक, तो पहले ज्यादा क्वांटिटी वाला चुनेंगे, अदरवाइज आप फिर अटक जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहले मुझे 3 अलाइक के तरीके बताइए। वेरी गुड, 3 तरीके। 3 में से किसी भी एक टोकरी में हाथ डालो और 3 चीजें उठा लो। मान लो एक ही टोकरी यूज में ले ली, अब 3 टोकरियां बची, उसमें से एक डिफरेंट लेना है, 3C1। वेरी गुड, 4 अलाइक का तो एक ही तरीका है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। अब सोच के बताना मुझे 2 अलाइक 2 अदर अलाइक का, ये लास्ट सबसे मेन ट्रिकी चीज है, इसका आंसर मुझे बता दीजिए। टेल मी द आंसर फॉर दिस वन। इसका आंसर कितना आएगा 2 अलाइक 2 अदर अलाइक का? बिल्कुल, इसका आंसर 12 नहीं आएगा। 12 नहीं आएगा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दिस इज रियल ट्रिकी। बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे सर 2 अलाइक ले लो, अभी तक जो ऊपर करते आ रहे हैं, सर 2 अलाइक ले लो और 2 अदर अलाइक ले लो सर, तो फिर वो ग्रुपिंग वाला काम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना बात को, ऑर्डर को इंपॉर्टेंस मिल जाएगी। वही 4 चीजों को जब 2 2 में बांटना होता है, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से रिपीटिशन हो जाता है। तो हम बोलेंगे 4C2 से 2 टोकरियां सेलेक्ट कर लो, और 2 टोकरी में से दोनों टोकरी में से 2 2 चीजें उठा लो। इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे? अरे सर मैंने एक 4C1 कर दिया, फिर 3C1 कर दिया, तो इसमें पता है गलत क्या है? इसमें गलत ये है, पहले ए आ गया फिर बीबी आ गया, या पहले बीबी आ गया फिर ए आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। आप ऑर्डर को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? आपको सिलेक्शन करना है। सबको समझ में आ गई बात ये? बोलो बोलो। ओके, सब यही क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है एक्चुअली, काफी एंगेजिंग क्वेश्चन है, एग्जॉस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसी को वर्ड प्रॉब्लम बना दिया जाता है। 4 लेटर का वर्ड बनेंगे तो कौन सा चैलेंजिंग काम है? जब आपने सिलेक्शन कर लिया तो इनटू अरेंजमेंट भी तो करना है। मान लो वर्ड बनाना था तो इनटू 4 फैक्टोरियल कर देता, इनटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल करता। भी 4 चीजें हैं, चारों अलग हैं, या 2 एक जैसी हैं, 2 अलग हैं। सॉरी, अगले वाले में 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल करूंगा, 2 एक जैसी हैं। सो क्या सबको समझ में आया यार ये? कूल। तो मेक श्योर कि आप इसका खूब प्रैक्टिस करें, काफी अच्छे अच्छे सवाल अपनी शीट में दे भी रखें। तो ओके, तो अब जो सबसे मेजर टॉपिक बचता है वो है बैगर्स मेथड। कुछ बच्चे मुझे डी अरेंजमेंट भी करें, तो मैं दोनों में से एक अभी पढ़ाना चाहूंगा। आप मुझे कोई एक बताइए कौन सा पढ़ाऊं मैं। हाँ, एक और क्लास में लगा दूंगा जिसमें कुछ डिस्कशन भी कर दूंगा मैं, और मैं ये और भी पढ़ा दूंगा चीजें। ओके, बैगर से करें ज्यादातर बच्चे, तो बैगर मेथड अपन देख लेते हैं। चलिए, डी अरेंजमेंट ले लेंगे अगली बार, डोंट वरी।
So talking about beggars method, everyone knows what beggars method is. होता क्या है beggars method? Basically अपन यूं बोल सकते हैं आइडेंटिकल चीजों को बांटने का तरीका, है ना। ग्रुपिंग और बेगर्स एक ही फैमिली की प्रोसेसेस हैं। ग्रुपिंग कब काम आती है? जब डिफरेंट चीजों को बांटना होता है। और बेगर्स कब काम आता है? जब आइडेंटिकल को। इसको बेगर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम बेगर्स में सिक्के बांटते हैं तो सिक्के आइडेंटिकल होते हैं, ताकि बच्चे को याद रहे कि बेगर्स कब पढ़ा था हमने। ठीक है, ओके, थैंक यू सूरज। तो अब अगर अपन बेगर्स की बात करें तो बेगर्स करते कैसे हैं? बेगर्स इज अ वेरी फैंटास्टिक टेक्निक जिसने भी बनाई है, क्योंकि इसको अपन बोलते हैं बाइजेक्टिव काउंटिंग। वो आप लोग तो खैर काफी कुछ जानते हैं, आप तो सब कुछ ही पढ़ चुके हैं। बाइजेक्टिव मतलब बाइजेक्शन का मतलब आप लोगों को पता ही है, 1 1 on 2। सो व्हेन वी से 1 1 on 2 काउंटिंग है बाइजेक्टिव काउंटिंग, मतलब आपका प्रॉब्लम कुछ और है पर आप उसको किसी 1 1 फंक्शन के थ्रू किसी और से कनेक्ट कर दो। सुन के आपको बड़ा भारी भरकम लग सकता है, अरे सर क्या चल रहा है, ये क्या है जी? ऐसा कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि अपन ने पहले भी ये सब चीजें देखी है। जैसे कोई क्या होता है, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 100 लोग एक पार्टी में और कितने हैंडशेक होंगे, तो आप 100 C2 करते हो ना। तो या बाइजेक्टिव काउंटिंग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? सर मैं 100 में से 2 लोगों को अपने पास बुला लेता हूँ और एक 1 1 on 2 फंक्शन बना दिया। जितने तरीकों से मैं 100 लोगों के 100 लोगों में से 2 लोगों की टीम बना पाऊंगा, उतनी तरीकों से हैंडशेक होंगे। तो आपने हैंडशेक काउंट नहीं करे, आपने टीम्स काउंट कर ली, जितनी टीम्स उतने हैंडशेक, तो 1 1 on 2 काउंटिंग हो गई। आप समझ रहे हैं? तो बेगर्स मेथड इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। इसको समझते हैं क्या करेंगे। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि 6 अपने को सिक्कों को 3 बेगर्स में बांटना है, आइडेंटिकल है। तो बेगर्स मेथड के क्वेश्चन जनरली इसलिए डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि इसमें 0 सिक्के भी अलाउड होते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो अपन लिखेंगे कि सर जैसे ऐसा करते हैं, सर पहले भिखारी को 0 दे दो, अगले को 2, अगले को 4, या सर ऐसा करते हैं 0 3 3, या सर 1 1 4, या 1 2 3। तो बहुत सारे केस बन जाएंगे 6 0 0, देयर इज नो लिमिट। फिर 0 3 3 की बजाय 0 3 0 3 भी आएगा, तो ऐसा कोई एंड ही नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, इसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका निकाला किसी मैथमेटिशियन ने या बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने, या 6 सिक्के बना दो एक लाइन में और 3 बेगर्स में बांटना है ना, तो 3 - 1 लाइन्स ले लो आइडेंटिकल, और ये 6 और 2 मतलब 3 - 1 मतलब 2 लाइन्स ले लो, ये 8 चीजों को लाइन में जमा दो। अब जितने अरेंजमेंट निकल के आएंगे उतने ही आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके आ जाएंगे। ऐसा कैसे होगा सर? जैसे आप देखिए, मैं आपके सामने कुछ अरेंजमेंट बना रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये अलग अलग बांटने के तरीके हैं? कैन यू फील दिस? ऑल दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉइन्स। इसमें क्या हुआ? 6 0 0, पहले भिखारी को 6 मिल गया, अगले को 0, अगले को 0। इसमें 3 0 3, इसको कुछ भी नहीं मिला, देखो। इसमें 2 2 2, इसमें 1 4 1, इसमें 0 0 6। तो ये बहुत ही तोड़ू टेक्निक निकल के आई। तो अपन बोलेंगे कि भाई भूल जाओ कि 6 चीजों को 3 लोगों में बांटना है, आप तो ये सोचो कि 6 + 2 8 चीजों को एक लाइन में जमाना है। ये हमको आता है। अगर 6 + 2 को लाइन में जमाना है, ये एक जैसी ये एक जैसी, तो अपने पास आता है 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। डू यू एग्री? ओके, कूल। सो अपन बोलेंगे इसका आंसर निकल के आ जाता है 8 C2, जिसको हम जनरलाइज कर देंगे 6 + 2 C2 की तरह। मतलब हम बोलेंगे जब 6 चीजों को 3 में बांटना था तो 6 + 2 C2 आंसर आया। तो अगर n चीजों को p लोगों में बांटना है, n सिक्के p फॉर पर्संस, तो n + p - 1 Cp - 1 वेज आ जाएंगे। क्या सबको समझ में आया? सो दिस इज व्हाट वी डू। सो वेरी फैंटास्टिक टेक्निक, और काफी इसके यूजेस आते हैं। अभी अपन इसके क्वेश्चंस बनाते हैं, इक्वेशंस वाले। सो वंस अगेन लेट अस गो थ्रू दिस। इसको हम बोलते हैं 1 1 फंक्शंस, 1 1 काउंटिंग, बाइजेक्टिव काउंटिंग। नाउ व्हाट इज बाइजेक्टिव काउंटिंग? कि भाई हमको तो डिस्ट्रीब्यूशन करना था, डिस्ट्रीब्यूशन का पहला तरीका, डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा तरीका, डिस्ट्रीब्यूशन के n तरीके मान लो। उसकी जगह अरेंजमेंट नंबर 1, अरेंजमेंट नंबर 2, हम बोलेंगे जितने अरेंजमेंट उतने डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके। तो अगर आपको फील करना है इसको, तो आप इसको ऐसे फील कीजिए, दिस इज कॉल्ड एज बाइजेक्टिव काउंटिंग। किसी भी अगर अपने को इंप्रेशन झाड़ना हो तो अपन ये बोलेंगे बाइजेक्टिव काउंटिंग से कर लिया इसको।
अंदर अपन भी जानते हैं कि बहुत ही लल्लू सा काम है। चलिए, एनीवे सो बिल्कुल, तो अब अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल अपर लिमिट वाला क्वेश्चन भी करते हैं। सोचो, मान लो अगर मैं आपको ऐसा एक इक्वेशन देता है x1 + x2 + x3 = 10 और ये सारे होल नंबर्स हैं, तो आप बोलोगे सर ये तो बेसिकली 10 सिक्कों को 3 भिखारियों में बांटने का तरीका है, एज सिंपल एज दैट। आप इसको ऐसे सोच लो कि भाई जो 10 लिखा हुआ है सामने वो 1 + 1 + 1 है, 10 आइडेंटिकल 1 है, बोलो सर 10 + 2c2। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलता x1 + x2 + x3 = 10 में ये सारे नेचुरल नंबर है, तो आप क्या करते? व्हाट वुड यू डू? बिल्कुल कोई फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होता है कम से कम एक एक देना तो एक फॉर्मूला बन जाता है n-1c p-1, फिर कम से कम 2 देने हो तो कोई याद करने की जरूरत नहीं, एक एक दे दो। बिल्कुल, मैं इसको इस चीज को इसलिए इतना हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अभी मैंने ऊपर आपको ये वाला काम मना किया था ग्रुपिंग में, आप समझ रहे हैं? ग्रुपिंग में मैंने आपको ये मना किया था ये नहीं करना, क्योंकि वहां चीजें डिफरेंट थी, डिफरेंट चीजें थी, तो अरेंजमेंट हो जा रहा था किसको कौन सा किस ऑर्डर में मिला। यहाँ तो ऐसा कोई पंगा ही नहीं है, यहाँ तो सब कुछ एक जैसे ही है। हम यहाँ पे ये थोड़ी कर रहे हैं 10c3 × 3 फैक्टोरियल थोड़ी कर रहे हैं हम कि 10 में से 3 सिक्के निकालो और फिर 3 फैक्टोरियल से बांटो, नॉट नीडेड। सब कुछ एक जैसा है, 3 सिक्के उठा के दे दो 3 लोगों को। अब हम बोलेंगे ठीक है यार 7 सिक्के बचे, 7 + 2c2 इज द आंसर। ठीक है, अब ये इतनी वर्सेटाइल प्रॉब्लम है कि इट कैन बी यूज्ड इन वेरियस सिनेरियोज। कोई आपको बोले कि यार ये आपने प्रॉब्लम डेफिनेटली किया होगा, मान लो आपके पास बहुत सारे तरह के आइसक्रीम्स हैं, मान लो आपके पास में 6 तरह के आइसक्रीम्स हैं और सब में अनलिमिटेड सप्लाई है और ये एक जैसी है। आइसक्रीम नंबर 1 एक जैसी है, आइसक्रीम नंबर 2 एक जैसी है, 6 तरह के आइसक्रीम्स हैं और आपको 15 आइसक्रीम सेलेक्ट करनी है। आप समझ रहे हैं? 15 आइसक्रीम को सिलेक्शन करना है, तो आप क्या बोलोगे? केस बनाते हैं अपन इसके अंदर, अपन बोलेंगे सर ऐसा करते हैं, पहली वैरायटी की 2 ले लो, अगली की 2 ले लो, अगली की 2, अगली की 2, अगली की 2 और अगली की 5, या सर पहली 3 क्वांटिटी की 5-5, अगली की 3-3। तो आप समझ पा रहे हैं बेसिकली एक इक्वेशन बन जा रही है ये। हम एक्चुअली इस इक्वेशन के खूब सारे सॉल्यूशन लिख रहे हैं, क्या इस बात को आप फील कर पा रहे हैं? तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप एक पर्टिकुलर केसेस लिख लें, है ना, कोई एक पर्टिकुलर केस लिख लें या 2-3 पर्टिकुलर केस लिख लें और फिर उसको जनरलाइज कर डालें कि अच्छा ठीक है यार कैसे कैसे केस बनेंगे, या तो अपन सबकी 3-3-3-3-3 और एक की 0 ले लें, या सबकी 2-2-2-2-2 एक की 5 ले लें। तो यार ये तो ऐसा करते हैं अपन, जनरलाइज करते हैं। कितना काउंट करने बैठेंगे, जनरलाइज कर दो कि पहले डब्बे में से x1 उठा ली, अगले डब्बे में से x2 उठा ली, ऐसे करते करते लास्ट में से x6 उठा ली। वही सवाल हो गया, 15 चीजों को 6 लोगों में बांटना है, 15 + 5c5। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अब वो अपने को बोलता कि सब में से कम एक उठानी है, सबको एक एक दे देते, सब में से कम 2 उठानी, सबको 2-2 दे देते, तो ये सब चीजें आसान है। मैं 2-3 इसमें वेरिएशंस बता रहा हूँ, आप ध्यान से मुझे आंसर देना। एक बच्चा बोल रहा है सर सारे के सारे सेम थोड़ी ना है। मैं तेरा क्वेश्चन नहीं समझा। हाँ बिल्कुल, आइसक्रीम 1 सारी अलाइक होनी चाहिए, आइसक्रीम 2 आपस में लाइक, ये सारी अलाइक थोड़ी होंगी। आइसक्रीम 1 की जो वैरायटी वो सारी अलाइक है, आइसक्रीम 2 की अलग है पर आपस में अलाइक, ठीक है ना। ओनली द क्वांटिटी मैटर्स फ्रॉम एवरी बॉक्स। चलिए अब मैं आपको इक्वेशंस, हाँ इट विल कम विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, 2-3 प्रॉब्लम्स अपन कर लेंगे। आई गिव यू द प्रॉब्लम। मुझे बताइए, एक बार बताइए, अगर मैं आपको बोलता x1 + x2 + x3 = 15 बनाना है और ये सारे ऑड नेचुरल नंबर है, फिर क्या करोगे आप? ऑड नेचुरल नंबर है, फिर आप क्या करोगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? केसेस बनाओगे, केसेस से बेटर तरीका है हमारे पास है। वेरी गुड, बिल्कुल हम इनको क्या लिख देंगे, 2a + 1
2b+1 एंड 2c+1। समझे बात को? वेरी गुड। तो यहाँ से आपके पास में a + b + c बराबर 6 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? अब आप इसको बांट दो। क्लियर है ये? ओके तो इस तरीके से आप खूब खेल सकते हो। अगर आपको कोई बोले सब 3 के मल्टीपल है तो 3a 3b 3c लिख दो, है ना, एंड सो ऑन। ओके अब आप मुझे बताओ, एक बच्चा कह रहा है इनइक्वालिटी वाला सवाल करवाएं। सर नेचुरल है तो 0 भी आएगा क्या? नहीं, a 0 हो सकता है ना, a 0 होगा तो भी तेरा 2a+1 नेचुरली रहेगा ना। ठीक है। बेसिकली हमने क्या करा, x1 को 2a+1 लिख दिया ताकि अब a कुछ भी आएगा x1 का वैल्यू ऑड ही रहेगा। a 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, x1 का जो वैल्यू आएगा वो ऑड ही आएगा। So this technique definitely, you know, make sure कि everything is always natural. Okay, अब आप मुझे थोड़ा इसका आंसर बताएं, ये कैसे सॉल्व करेंगे आप? मान लीजिए सारे के सारे होल नंबर्स हैं। x1 + x2 + x3 <= 10। बिल्कुल डमी वगैरह वाले सवाल ये क्या इसका लॉजिक है, इसको समझते हैं। अब एक तरीका तो इस क्वेश्चन को बनाने का ये कि अपन केसेस बनाएं कि सर x1 + x2 + x3 या तो 0 हो जाए या 1 या 2 या 10 तक हो जाए, वो भी बढ़िया है। बट बेटर तरीका ये है, आप इसको ऐसे सोचोगे आप 10 सिक्के 3 भिखारी में बांटने गए पर आपका मन थोड़ा सा ललचा गया, यार सारे सिक्के नहीं बांटूंगा, मूड हुआ तो सारे भी बांट सकता हूँ, मूड हुआ तो कुछ मैं खुद भी रख लूंगा। तो आपकी जो पॉकेट है ना वो 4th बैगर हो गई। आप समझ रहे हैं बात को? योर पॉकेट इज द 4th बैगर। तो इससे आपके सारे केसेस अपने आप बन जाएंगे। आप समझ रहे हैं बात को? सो बेसिकली हम बोलेंगे ठीक है यार कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ चीजें अपन ने बांट दी और कुछ अपन ने अपने पास रख ली, तो देयर आर, हाँ इसको आप अच्छे शब्दों में डमी वेरिएबल बोल सकते हैं या फॉल्स बैगर बोल सकते हैं। इसको अपन फॉल्स बैगर हो गया एक तरीके से। इसको बांटने के तरीके आपको पता ही है, 10 + 3c3 दैट इज 13c3। ओके आखिरी प्रॉब्लम एक क्वेश्चन में करवाना चाहता हूँ जो थोड़ा सा और ट्रिकी होता है, विच इज जिसमें मैक्सिमम फिट फिक्स होता है। जैसे अपन ने वो सवाल तो कर लिए कि 10 चीजों को 3 लोगों में बांटना है और कम से कम एक देना है, तो कम से कम एक देना है तो ठीक है दे दो, कम से कम एक कौन सी बड़ी बात है ना? ओके हाँ बिल्कुल। अब वो वाला है, अब वो नो टू कंसेक्यूटिव वाला मैं अभी नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मेरे को दूसरा एक क्लास लेना है, वो लंबा सवाल है, अगली बार करवा दूंगा मैं। डी अरेंजमेंट और वो वाला, और भी आप टॉपिक सोचना पीएनसी से, अगर आपको लगे तो अपन अगली बार ले लेंगे उसको। वो वाला क्वेश्चन क्या एटलीस्ट 10 मिनट का क्वेश्चन है, तो फिर वो भागा दौड़ी में करेंगे तो फिर अपना मेहनत बेकार जाएगा। ठीक है ना? सो अपर लिमिट वाला कर लेते हैं अपन अभी। हाँ मुझे आप याद दिलाना, याद से आप मुझे बता देना, सर अपने को डी अरेंजमेंट करना है वो भी करवा देना, है ना? ओके अब मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ x1 + x2 + x3 10 है और xi जो है वो होल नंबर है और सारे के सारे जो नंबर है वो 6 से कम है, तो अपन बोलेंगे सर कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। क्या करते हैं सर, टोटल तरीके निकालते हैं, माइनस करते थे जब कोई एक xi जो है कोई एक पर्टिकुलर वो 6 को एक्सीड कर जाए, और एक ही कर सकता है। आप समझ पा रहे हैं बात को इस वाले क्वेश्चन में? ओके सो 10 चीजों को 3 लोगों में बांटने के तरीके 10 + 2c2, फिर माइनस क्या कर दें जब यार किसी को 6 से ज्यादा सिक्के मिल गए हो। अब इसको अचीव कैसे करेंगे हम? तो बोलेंगे ठीक है ऐसा करते हैं सर, किसी एक को पकड़ते हैं अपन 3c1 से और उसको 6 से ज्यादा सिक्के दे देते हैं। तो कितने सिक्के दे दें अपन उसको? 7। क्या आपको बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल x1 को पकड़ा, उसको 7 सिक्के दे दिए 6 से ज्यादा, क्योंकि 6 तक तो चलता है, 6 से ज्यादा नहीं मिलने चाहिए। पर अभी उसको भगाना मत कमरे से, अभी उसको कमरे में बैठे रहने दो। क्यों कमरे में बैठे रहने दो? क्योंकि उसको 8 सिक्के मिले, वो वाला केस भी हमको माइनस करना है, तो वो भी अपने आप माइनस हो जाएगा।
समझ पा रहे ना? हाँ या ना कुछ लिख दीजिए। हाँ, तो हम बोलेंगे कि किसी एक को 7 सिक्के दे दो, अब उसको बिठाए रखो। क्यों सर बिठाए रखो? तो हो गया ना काम। नहीं, अभी उसको 1-2 और सिक्के मिल जाएंगे तो वो वाला केस भी लगे हाथ माइनस हो जाएगा। बचेंगे आपके पास 3 सिक्के। 3 सिक्के को 3 लोगों में बांट दो, 3 + 2c2 which is 5c2। ये आपका आंसर 12c2 - 3c1 × 5c2। सो मेरे ख्याल से ये वाला प्रॉब्लम तो थोड़ा आसान हो जाता है। अब मान लो मैं आपको बोलता कि x1 + x2 + x3 = 10 होना चाहिए। वही कहानी है, होल नंबर है और जो सारे नंबर्स हैं वो < = 4 होने चाहिए। तो बोलोगे सर यहाँ तो सर 2 को भी एक्सीड कर सकते हैं अपन। कोई नहीं सर, तो सर टोटल माइनस किसी एक को जब 4 से ज्यादा मिल जाए या किसी 2 को 4 से ज्यादा मिल जाए। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? या तो किसी एक बंदे को 4 से ज्यादा सिक्के मिल जाए या किसी 2 बंदों को 4 से ज्यादा सिक्के मिल जाए। ये माइनस कर दो। कुछ लोचा फील हो रहा है आपको? मैं पूछ रहा हूँ तो कुछ तो खैर होगा ही। क्या कोई लोचा फील हो रहा है आपको? टोटल माइनस व्हेन वन ऑफ देम एक्सीड्स एंड व्हेन 2 एक्सीड। हाँ, लोचा ये है, नॉट रिपीटिशन। हाँ सॉरी 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 सॉरी, वो मेरे को कुछ याद है, वो वाला वेन डायग्राम वाले टाइम मुझे वर्ड ओवरलैपिंग याद याद रहता है, इसलिए रिपीटिशन रिपीटिशन इज द थिंग। बिल्कुल सही बात, रिपीटिशन हो रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? आप पहली बात तो मुझे बताइए, ये आप समझ पा रहे हैं कि मैक्सिमम 2 ही लोग एक्सीड कर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं कर सकते? बिल्कुल, 4 से ज्यादा सिक्के, 5 सिक्के 2 ही लोगों को मिल सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जब एक बंदा एक्सीड कर रहा होगा, ये जब हम केस बनाएंगे इसमें कभी कभी पास वाला भी एक्सीड कर जाएगा। आप समझ रहे हैं? जब मिस्टर ए एक्सीड कर रहे हैं और बी और सी ऑटोमेटिकली कभी ना कभी एक्सीड कर जाएंगे और अपन वो वाला केस वापस माइनस कर ही रहे हैं, तो क्या करेंगे बेसिकली? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बोले तो सेट ए जब कोई एक एक्सीड करे, जब कोई एक एक्सीड करे, 1 एक्सीड्स, 1 कोई भी हो सकता है वो, या फिर 2 पीपल एक्सीड माइनस इंटरसेक्शन। तो इसको करेंगे कैसे अपन? इसको ऐसे अचीव करेंगे। फिर ये है 3 लोग हैं मान लीजिए अपने पास में। when x1 exceeds, x2 exceeds and x3 exceeds। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, x1 exceeds या x2 exceeds या x3 exceeds। आपको पूरी कहानी बताइए। माइनस when 2 of them exceed, x1 x2, s1 minus s2 plus s3। अगर आप सिंपल शब्दों में बोले जो अपने को अच्छा लगता है सुनने में, तो na plus nb plus nc माइनस na इंटरसेक्शन b माइनस nb इंटरसेक्शन। सबको समझ में आया? ये थोड़े ट्रिकी होते हैं वेन डायग्राम वाले प्रॉब्लम्स। चलिए टोटल तरीके, इसका आंसर लिख देते तो अपने को फुल फील आ जाएगा। मुझे थोड़ा बताइए। बिल्कुल, 10 चीजों को 3 लोगों में बांटने के तरीके 10 + 2c2 माइनस जब x1 एक्सीड करे, तो अब सर जब x1 एक्सीड करेगा या x2 करेगा, x3 करेगा, एक ही तो बात है सर। तो 3c1 से पकड़ लेते हैं, उसको एक्सीड करवा देते हैं। ऊपर आंसर निकाल ही लिया था अपन ने उसका, 3c1 × 5c2। तो पूरा आंसर हो गया। माइनस जब कोई 2 बंदे एक्सीड कर जाए, तो अगर 2 बंदों को एक्सीड करवाना है तो यार वो तो एक ही तरीका कि 2-2 को 5-5 सिक्के दे दो। तो 3c2 × एक ही तरीका। ये समझ पा रहे 3c2 × 1 क्यों लिखा मैंने? +0, नॉट पॉसिबल कि तीनों ही अपनी लिमिट एक्सीड कर जाए। सो ये ऊपर वाली प्रॉब्लम का एक्स्ट्रा केस है। मैं एक चीज लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइए, ये सबको समझ में आ रहा है? Na + Nb + Nc था ऊपर। आर यू एबल टू फील दिस? Na + Nb + Nc ऊपर वाले क्वेश्चन में।
तो वहां पे भी सर आपको ए इंटरसेक्शन भी वगैरह लिखना चाहिए था, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी दो लोगों को 6 से ज्यादा सिक्के मिल नहीं सकते। यहाँ पर भी वही चल रहा है, NA + NB + NC, फिर माइनस आगे की पूरी कहानी, इसमें पूरी कहानी चल रही है। चलिए, सो बेसिकली दिस इज द अपर लिमिट प्रॉब्लम। और अपर लिमिट में मैंने सिर्फ आपको अपर लिमिट नहीं, अपर लिमिट पे वेन डायग्राम वाला ही बता दिया, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। सेंड यू सम क्वेश्चंस बिफोर कंडक्टिंग द नेक्स्ट क्लास, मैं भेज दूंगा और फिर अपन देखते हैं, क्लास अरेंज करते हैं। अगर सर ये नेचुरल नंबर होते तो अपन कैसे करते, तो भी सिंपल हो जाता। अगर ये सारे नेचुरल नंबर होते तो अपन सबको एक एक सिक्का दे देते और फिर अपर लिमिट एक कम हो जाती। फिर अपन बोलते किसी को 5 से ज्यादा नहीं मिलने, तो अब एक एक तो दे दिया, तो अब किसी को 4 से ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, यू आर वेलकम युगम। तो कर लेंगे अपन, ऐसी क्लासेस लगा लिया करेंगे, आई हैव नो इश्यूज विद दिस। आप लोग सजेस्ट कर दो तो मैं कर लिया करूंगा। मैं भी आपको भेज देता हूँ PDF, और फिर अपन मिलते हैं इस पे, है ना। मुझे अभी ऐसा लग रहा है 2-4 क्वेश्चंस और करवाए जा सकते हैं PNC में, तो अगली बार मैं होमवर्क भी डिस्कस कर दूंगा जो PNC का मैं आज दे रहा हूँ अपनी तरफ से, और फिर कुछ टॉपिक क्वेश्चंस भी कर लेंगे। आप लोग वेल प्रिपेयर्ड होके आए अगली बार डाउट्स पूछने के लिए, ये सर इस तरह की चीजें करवा दो, ठीक है। ओके, बाय बाय। डिस्कशन में मेगा का करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं करीबन 7 बजे तक बताता हूँ, 7 सवा 7 तक मेरी एक क्लास कंप्लीट होने के बाद। अगर मेरा मूड हुआ 2 क्लास लेने का, तीसरी लेने का, तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज फिर मैं उसको परसों पोस्टपोन करूंगा आने से, ठीक है। आई टेल यू पीपल। ओके, बाय बाय। यार ये PDF अगली बार ही भेज दूं क्या मैं? एक और क्लास लूंगा PNC की, उसके बाद ही भेज दूंगा। अच्छा चलो भेज ही देता हूँ, हटाओ हटाओ।